हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। गार्गी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITER रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमाणु ऊर्जा दो तरीके से प्राप्त की जाती है। एक है परमाणु नाभिकों का विखंडन, दूसरा है इनका संलयन। परमाणु नाभिकों का विखंडन यानी नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा नाभिक उसको दो छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है। जैसे मान लो कि ये यूरेनियम का नाभिक है, इस पर न्यूट्रॉन टकराएंगे तो ये दो नाभिकों में टूट जाता है और फर्दर ये दो नाभिकों में फिर टूटेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, ये कंट्रोल भी की जा सकती है और कंट्रोल नहीं भी की जा सकती है, अनकंट्रोल्ड भी होती है, यानी नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार की होती है। इसी तरह नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे नाभिक टकराकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब दो छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों का हम यूजुअली प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई हमारी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ITER रिएक्टर के बारे में। अब जितने भी रिएक्टर हैं वर्तमान में, वो सब क्या कर रहे हैं, परमाणु नाभिकों के विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, रिएक्टर का निर्माण कर रहे हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमाणु विखंडन का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या परमाणु विखंडन से रिएक्टर बनाते हैं, तो इसके अपने कुछ खतरे भी हैं। अब देख लेते हैं वो खतरे कौन कौन से हैं। खतरे ये हैं कि इन रिएक्टरों से कभी भी परमाणु दुर्घटना होने का खतरा रहता है और जिसका असर परमाणु बम की तरह हो सकता है। मतलब ये परमाणु दुर्घटना का मतलब हो गया जैसे चेरनोबिल में हुई थी, यूक्रेन में जो हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि परमाणु का विस्फोट हुआ, परमाणु जो रिएक्टर वहां पे बना हुआ था पूरा सेटअप, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और वहां जो पूरा एरिया है वहां पर जनधन की तो हानि हुई, साथ में पूरा एरिया जो है वो आज भी उससे प्रभावित है। मतलब इसका इफेक्ट एक परमाणु बम की तरह होता है। फिर दूसरा है, इन रिएक्टरों से जो परमाणु कचरा निकलता है वह एक अलग समस्या है। यानी इससे क्या होता है, एक नाभिक न्यूक्लियर जो कचरा निकलता है, न्यूक्लियर जो वेस्टेज निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, वो क्या अलग समस्या है। क्योंकि आज तक अभी तक ये कोई टेक्निक नहीं बन पाई है दुनिया में कि इस कचरे को कैसे निपटारा किया जाए, इस कचरे का एक्सपर्ट तरीके से कैसे डिस्पोजल किया जाए। तो अभी तक ये काम भी नहीं हुआ है। तो साथ में क्या होता है, अगर ये कचरा पड़ा रहता है एक जगह पे तो ये जहरीला विकिरण उत्सर्जित करता रहता है। जहरीला जो इसका विकिरण होता है वो भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। फिर अब देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन के हमने खतरे तो देख लिए हैं, तो फिर अब नाभिक हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर नाभिकीय विखंडन से ही बना रहे हैं हम तो रिएक्टर अभी भी वर्तमान में भी। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हमने क्या लाया है, ITER रिएक्टर। ITER रिएक्टर क्या करेगा, परमाणु विखंडन की जगह परमाणु संलयन की तकनीक को यूज करेगा और क्या करेगा, ये नाभिकीय कचरे को कम उत्पन्न करेगा। अब देख लेते हैं, इसीलिए एक लंबे अरसे से पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही थी कि परमाणु संलयन तकनीक के आधार पर परमाणु रिएक्टरों का विकास किया जाए। ये रिएक्टर सुरक्षित होंगे और इनसे परमाणु कचरा भी नहीं निकलेगा जिसका निपटारा न हो सके। तो ये रीजन है कि ITER रिएक्टर का निर्माण क्यों किया जा रहा है, विश्व के प्रत्येक देश क्यों ITER निर्माण के पीछे भाग रहे हैं। अब ITER रिएक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा पहला नाभिकीय संलयन आधारित यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जो ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करेगा। नाभिकीय विखंडन की तुलना में लगभग कितना, 10 से 12 गुना ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करेगा। और इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, इसका निर्माण अभी वर्तमान में फ्रांस में हो रहा है, यानी जो पूरा सेटअप होगा वो फ्रांस में लगाया जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जो नाभिकीय संलयन है वो क्या होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो सूर्य और जो तारों में जो प्रोसेस होती है नेचुरली जो होती है, उसी को हम क्या करेंगे, ITER रिएक्टर में क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से डेवलप करेंगे। जैसे ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम जो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, उनका निर्माण करके हम क्या करेंगे, एक जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को जनरेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन से हैं। यह तकनीक इतनी जटिल है कि कोई भी देश अभी तक इस दिशा में खास प्रगति नहीं कर पाया है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2006 में 6 देशों और एक संगठन ने मिलकर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पर सहमति जताई थी। मतलब 2006 में
इसके निर्माण की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। इस पर काम तो काफी सालों से चल रहा था। जैसे भारत ने तो इस मिशन को 2005 में ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 2006 में इसका स्टार्टिंग मानी जाती है। अब देख लेते हैं हम कौन कौन से इसके सदस्य हैं। 6 देश तो 6 प्लस EU ने तो स्टार्ट करा था प्रोसेस, लेकिन बाद में क्या हुआ था, ऑफिशियली 7 देश और एक संघ जो है इसके वर्तमान में 100% पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। सबसे पहले देखते हैं कि 7 देश कौन से हैं। इंडिया, भारत, USA, अमेरिका, जापान, चाइना, चीन, रशिया, रूस, साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ और स्विट्जरलैंड। अब जो 7 देश हैं वो तो इसके सदस्य पहले से थे, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है वो इसने बाद में ज्वाइन किया, इसका सदस्य बाद में बना। अब 100% पार्टिसिपेटिंग कंट्री से मतलब यहाँ पर यह है कि फंडिंग में क्या योगदान है, कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट में कितनी भागीदारी कर रहा है। तो हम देखते हैं जो हमारा EU संघ है यानी यूरोपियन संघ है, उसकी भागीदारी है 40%, लगभग 40% फंडिंग यूरोपियन संघ कर रहा है। और उसके अलावा जितने भी कंट्रीज बच गए हैं उनकी भागीदारी है 10%। वो 10% क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो है वो मनी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो है 17,500 करोड़ रुपए। इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए देगा, 17,500 करोड़ रुपए। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ, अभी प्रधानमंत्री जी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तब ये डिस्कशन हुआ था कि हम 17,500 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब वर्तमान में जो है कितने देश इसमें आ चुके हैं, वर्तमान में लगभग 40 देशों का कोलैबोरेशन ITR प्रोजेक्ट से जुड़ चुका है। लगभग 40 देश जो है अभी वर्तमान में इससे जुड़ चुके हैं। तो लगातार मतलब हर देश इसमें क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन पर आधारित पहला संयंत्र है। अब देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया परमाणु ऊर्जा से जुड़े अनुसंधान संपन्न होने हैं। परमाणु संलयन तकनीक के आधार पर बने रिएक्टर क्या होंगे, सुरक्षित होंगे, उनसे ऐसा परमाणु कचरा भी नहीं निकलेगा जिसका निपटारा न हो सके। तो ये तो इसका क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया। अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो इसके पार्ट्स मेनली 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो टोकमक, एक है क्रॉसटेट और एक है इसका वैक्यूम वेसल सिस्टम। तो बारी बारी से हम इनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है हमारा टोकमक। टोकमक क्या होता है, टोकमक एक क्या है, मशीन है जो कि ITR प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होगा, गर्म प्लाज्मा को एक निश्चित आयतन में बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई एक विशेष विधि एवं संयंत्र का नाम है। यह फ्यूजन रिएक्टर के निर्माण के लिए क्या है, जरूरी है। इसकी सहायता से छल्लादार या छल्लाकार चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। भारत में आदित्य और SST-1 नामक 2 टोकमक गांधीनगर के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है। तो सबसे पहले जो टोकमक मशीन है ना, उसमें हम क्या करेंगे, गर्म प्लाज्मा का निर्माण करेंगे। अब ये प्लाज्मा कैसे बनाएंगे हम, प्लाज्मा जो है ना, हम जैसे सूर्य में जो हमारे कोर में जो प्रोसेस होती है वो हम प्लाज्मा के थ्रू करेंगे। प्लाज्मा के अंदर हम हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ठीक है, 1H1 ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम 1H2 2H2 और 2H3 ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जो होते हैं उनको क्या करेंगे, प्रवेश करवाएंगे। और प्रवेश करवाकर जो कोर का टेम्परेचर होता है उससे लगभग 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर को डेवलप करेंगे। हम लगभग 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को जनरेट करेंगे। किसके थ्रू करेंगे हम जनरेट, टोकमक मशीन में प्लाज्मा के थ्रू करेंगे। अब इतना तापमान जो है वो क्या चाहिए हमें, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस के लिए जरूरी है। इसीलिए हम ये क्या कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन के लिए हम प्लाज्मा में ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम समस्थानिकों का प्रवेश करवाकर ये टेम्परेचर जनरेट कर रहे हैं। अब ये टोकमक जो मशीन है, इसमें जो प्लाज्मा होगा उसमें हम क्या करेंगे, सुचालक धातु का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि हमें सुचालक में बनाए रखना है इसको, इसलिए सुचालक धातु का प्रयोग करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, एक चुंबकीय जो हमारा क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी जनरेट करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना इसको क्या करेगा, इस प्रोसेस को मेंटेन रखेगा और उसमें इफेक्ट लाएगा। ये हो गया हमारा टोकमक। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ITER है उसके जो पार्ट्स में टोकमक है, उसमें हम जो भारत जो है वो 2 टोकमक मशीन निर्माण कर रहा है, आदित्य और SST-1। ठीक है, 2 मशीनों का निर्माण किया है भारत ने, आदित्य और SST-1। SST-1 क्या है, स्टेडी स्टेट टोकमक।
ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये दोनों जो हमारी मशीन्स हैं, दोनों ही टोकमक जो है वो क्या है, इंडियाज डोमेस्टिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। मतलब डोमेस्टिक रूप से हम इन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाद में ये क्या करेंगे, दोनों जो है वो क्या करेंगे, मैसिव हीट एनर्जी डेवलप करेंगे। मैसिव हीट एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करेंगे आदित्य और SST-1। अब इनका निर्माण जो है वो किसने किया है, जो हमारा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है, इसने इसका निर्माण किया है। और ये दोनों मशीन जो है लगाई भी कहां पर गई है, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में इसको लगाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं क्रॉसटेड। अब क्रॉसटेड क्या हो गया, अब हमने टेम्परेचर तो मेंटेन रख लिया 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब इस तापमान को हम कंट्रोल कैसे करें, अगर हमें कभी कभी कंट्रोल करना होगा तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो क्रॉसटेड नाम का हम जो है ना उपकरण काम में लेंगे। क्रॉसटेड सिलेंडर के आकार का क्या होता है, एक उपकरण होता है जो रिएक्टर का क्या करता है, तापमान नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे हम इससे। 30 मीटर लंबा होता है ये और 30 मीटर चौड़ाई का होता है, और ये मशीन का लगभग सबसे बड़ा क्या माना जाता है, पार्ट माना जाता है, कलपुर्जा माना जाता है। तो इस तरह से हमने टोकमक और क्रॉसटेड पढ़ा। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वैक्यूम वेसल सिस्टम। वैक्यूम वेसल सिस्टम जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये दोनों को सपोर्ट प्रदान करेगा, एक वैक्यूम की तरह इसको वर्क करवाया जाएगा। अब जो हमारा वैक्यूम वेसल सिस्टम है प्लस में क्रॉसटेड है, ठीक है, इन दोनों का निर्माण जो है वो किसने किया है, भारत ने किया गया है। जबकि वैक्यूम वेसल सिस्टम इसका निर्माण तो कौन कर रहा है, लार्सन एंड टर्बो, जो गुजरात के हजीरा में इसका प्लांट स्थित है, वो इसका निर्माण कर रही है वैक्यूम वेसल सिस्टम का। और दूसरा जो हमारा क्रॉसटेड है उसका निर्माण तो हमारा IPR कर ही रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च यानी प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये इस क्रॉसटेड का निर्माण कर रही है, जबकि लार्सन टर्बो कर रही है वैक्यूम वेसल सिस्टम का। तो ये दोनों जो हमारे सिस्टम है, दोनों जो पार्ट्स हैं वो कौन बना रहा है, इंडिया बना रहा है। तो इंडिया क्या करेगा, इसको बनाकर फिर पूरा ITR प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। अब भारत की क्या है, 2 एजेंसीज जो है वो इसमें योगदान दे रही है पूरा रिसर्च में, डेवलपमेंट में। फर्स्ट तो है बार्क, दूसरा है हमारा IPR, जिसके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। बार्क जो है वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे, मुंबई। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में होमी जहांगीर बाबा द्वारा की गई थी। फिर दूसरा हमारा IPR हो गया। IPR जो है वो कहां पर है, गांधीनगर गुजरात में है। भारत का इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR और ITER के लिए क्रॉसटेड और वैक्यूम वेसल सिस्टम का निर्माण कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत जो है ITER के लिए कौन कौन से पार्ट्स का निर्माण कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ है, जो हम ITR रिएक्टर बना रहे हैं इसके मेनली कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इससे हम 10 से 12 गुना ज्यादा एनर्जी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। लगभग 10 से 12 गुना, जो नाभिक के विखंडन से कितनी ज्यादा होगी, 10 से 12 गुना ज्यादा होगी। दूसरा ये होगा कि जो नाभिक के विखंडन में जो प्रदूषण की समस्या रहती है वो यहाँ पर नहीं रहेगी, प्रदूषण रहित ऊर्जा का विकास करेंगे हम। और क्या होगा, नाभिकीय अपशिष्ट का कम से कम निर्माण होगा, पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया। तीसरा ये होगा, कोई भी न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं होगी, जो न्यूक्लियर जो परमाणु खतरा उत्पन्न होता रहता है, ठीक है, परमाणु त्रासदी होती रहती है, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। यानी चेरनोबिल जैसे जो त्रासदी है, जो घटनाएं हैं, उस पर कमी की जा सकती है। उसके बाद में देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर, जब ये नाभिकीय संलयन आधारित जब रिएक्टर बन जाएगा तो भारत को क्या लाभ होगा। अब भारत को लाभ ये होगा कि जो नाभिकीय रिएक्टर बनाने की संलयन तकनीक है, जो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी है, वो भारत को मिलेगी और भारत जो है स्वयं के नाभिकीय रिएक्टर का विकास कर सकता है। अभी वर्तमान में हम क्या है, नाभिकीय विखंडन पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, हमें यूरेनियम का आयात करना पड़ता है, जो काफी महंगा भी होता है, साथ ही नाभिकीय कचरा भी उत्पन्न होता है। तो यानी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान भारत इजीली कर सकता है और भारत सस्ते परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, जो क्या हो, सुरक्षित होंगे और भारत की जो परमाणु ऊर्जा संपन्न बनने की जो पावर है उसमें भी क्या होगा, इजाद होगी, ज्यादा क्या होगा, इजाफा होगा। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये हमारा लाभ देख लिया हमने। तो अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट में है कि सबसे बड़ा उद्देश्य तो क्या होगा, नाभिकीय संलयन आधारित हम क्या करेंगे, परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेंगे और बेनिफिट्स हमने देख ही लिए हैं। और इसका निर्माण कब तक हो जाएगा, पहले तो माना जा रहा था कि इसका निर्माण जो है वो लगभग कब हो जाएगा, 2025 तक हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द हो सकता है कि ये स्टार्ट हो और भारत को इसका बेनिफिट जल्द से जल्द हो। लेकिन माना जा रहा है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और भारत इस आधार पर 2050 तक क्या करेगा, परमाणु संलयन पर आधारित रिएक्टर का निर्माण
कर पाएगा। लगभग ये रिएक्टर क्या है, भारत जो है उसको टेक्निक 2050 तक मिलने की संभावना है, लेकिन जब भी मिलेगी भारत को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो गाइज, थैंक यू, बाय, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।